गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्रपाल सिंह और मैं डीएस कॉलेज अलीगढ़ में बीएड विभाग में प्रवक्ता हूँ। और इससे पहले मैंने नवोदय विद्यालय में भी 5 वर्ष काम किया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शिक्षकों से मेरा बहुत घनिष्ठ संपर्क है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। काफ़ी वक्त से कुछ बच्चे बात कर रहे थे मुझसे केवीएस के साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में बात हो रही थी और बड़े परेशान हैं बच्चे। मेरे भी अपने बीए डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं एमएड के या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं। बोले हम क्या करें। और वो बात कर रहे थे कि साहब बहुत सारे बच्चे तो कोचिंगों में दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। हमने पूछा किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि वो बच्चे जो है वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इंटरव्यू की तैयारी में क्या है, तो इस समय बड़ी यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है और तमाम तरीके के उसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भाई ऐसा करिए, वैसा करिए, इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए इंटरव्यू की। और तो मुझे थोड़ा सा कुछ प्रेरणा हुई कि यार कुछ मैं भी बच्चों के लिए बोलूँ इस पर क्या किया जाए। ठीक है, तो कुछ बातें हैं मुख्य रूप से जो साक्षात्कार के समय केंद्रीय विद्यालय में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके काम आ जाएंगे। और मैं कोई ये कोचिंग के पर्पज़ से नहीं बता रहा हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्टाइज है मेरा इस तरीके की चीज़ों में, पर मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है क्योंकि मैं उस व्यवस्था से जुड़ा रहा 5 वर्ष और आज भी किसी न किसी रूप में जुड़ा हूँ और जाता रहता हूँ वहाँ पर। केवी में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल से भी मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, तो उन सबसे मैंने काफ़ी डिस्कशन किया इस बारे में और फिर कुछ निष्कर्षों पर मैं पहुंचा कि बच्चों को कुछ बातें बताई जानी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन 1963 से अस्तित्वमान है और लगभग 1252 केवी केंद्रीय विद्यालय हमारे देश में आज के वक्त में चल रहे हैं और जिनमें 14.5 लाख बच्चे स्टडी कर रहे हैं। मतलब काफ़ी बड़ा सा संगठन है हमारे देश का। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अधीन एक स्वायत्त संगठन है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। नवोदय की भी ऑटोनोमस बॉडी है और इनकी भी ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं केवी के जो टीचर होते हैं, बल्कि ये जो स्वायत्त संगठन है ऑटोनोमस बॉडी है उसके एम्प्लॉयज होते हैं। निधि पांडे मैडम अभी जो है इसकी कमिश्नर हैं केवी की। क्या उद्देश्य है केंद्रीय विद्यालयों के, क्यों इसकी स्थापना की गई, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ उद्देश्यों पर। आपको उस चीज़ को जरूर जानना चाहिए केवी के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 2-3 बातें हैं इसमें, बस मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे सीधे इंटरव्यू पर आना है। पहली है छात्रों में उत्साह, प्रतिभा और रचनात्मकता, प्रतिभा और रचनात्मकता का पोषण, एक ये उद्देश्य है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, हमारे यहाँ के जो रक्षा बल है, अर्धसैनिक बल है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं इधर से उधर, तो उसको पूरा करना। दूसरा एक और इसका उद्देश्य है जो हमें जानना चाहिए और वो है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलकर जो इनोवेशन करते हैं एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के फील्ड में विशेष रूप से, उनको आगे बढ़ाना, उनकी प्रयोगशालाएं हैं ये असल में देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। और एक और लास्ट में आप समझ सकते हैं इसके उद्देश्य को, और वो है भारत की एकता और अखंडता की भावना को बढ़ाना। तो ये तो उद्देश्य हैं। साथ ही साथ कुछ और छोटी छोटी बातें हैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो हमें जाननी चाहिए, जैसे कि पाठ्यपुस्तक द्विभाषीय बाइलिंगुअल होती है। ठीक है, और सीबीएसई से इसके सारे स्कूल्स, मैंने लिखा था 1252 स्कूल है हमारे देश में, तो सारे स्कूल सीबीएसई से जुड़े हुए हैं और को एजुकेशनल है वहाँ पर, मतलब लड़कियाँ भी पढ़ती हैं लड़के भी पढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, अभी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और साथ ही साथ जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उन पर
फीस भी नहीं ली जाती है 8वीं क्लास से ऊपर, तो लड़कियों से नहीं ली जाती है और शायद सीनियर सेकेंडरी में लड़कों से नहीं ली जाती है, तो फीस भी माफ़ी है। फीस का पूरा शेड्यूल बना हुआ है उस पर। तो बेसिक बात है केवी के बारे में। तो अगर आप केवी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कम से कम केवी की इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ ये, और कौन कौन इनमें पढ़ता है, उद्देश्य क्या है इनकी, ठीक है। तो एक बात तो ये, और दूसरा हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, इंटरव्यू पर, साक्षात्कार पर थोड़ी सी बात करेंगे। साक्षात्कार, तो 2-3 बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि ये कोई कोचिंग नहीं है, बल्कि मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, मेरी अपनी समझ है इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। साक्षात्कार क्या है, सबसे पहला सवाल यही होता है, हमें देने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए। तो कम से कम इतना तो समझ लें कि साक्षात्कार कोई इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होता है। साक्षात्कार जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व की परीक्षा है। वो आपको एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में परखना चाहते हैं कि आप एक इंसान के रूप में कैसे हैं, कैसे काम करते हैं आप, परिस्थितियां आपको जो दी जाएंगी उनमें आप किस तरीके से काम करेंगे। ये साक्षात्कार का मूल उद्देश्य होता है कि आपको जाना जाए। कैसे जानेंगे, वो तो फेस टू फेस जब आपसे बात होगी तब उसको जानेंगे। कई तरीके के साक्षात्कार होते हैं, जैसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक होते हैं, बहुत सारे सर्वे के लिए होते हैं, और एक उनमें से होता है जॉब के लिए इंटरव्यू, नौकरी के लिए साक्षात्कार, जिसके लिए कि आप लोग जाने वाले हैं। अब नौकरी वाले साक्षात्कार का मंतव्य उद्देश्य क्या है? नौकरी वाले साक्षात्कार का उद्देश्य ये है कि भाई एक तरफ नौकरी है, एक तरफ व्यक्ति है, तो ये देखेंगे कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, उन जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति में वो चीजें हैं कि नहीं जो इस जॉब के लिए चाहिए। अब आप एक टीचर बनने के लिए जा रहे हैं, आपका जो इंटरव्यू है वो शिक्षक बनने के लिए है, तो शिक्षक की जरूरतें क्या हैं, एक टीचर में कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए, कौन कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए, वो एबिलिटीज आप में है कि नहीं, वो इस बात को देखने वाले हैं बस, ठीक है। तो ये जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब किन किन बातों का आप इसमें ध्यान रखेंगे मोटे तौर पर, जिनको ध्यान रखना चाहिए, वही कि जॉब के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो जिन चीजों को मैं बता रहा हूं उन पर आप थोड़ी अपनी समझ विकसित करें, और समझ विकसित करेंगे तो जाहिर सी बात है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो चीजें आपकी इनडायरेक्ट वे में मदद करेंगी। मैं कोई टेक्निक नहीं बता रहा हूं, हालांकि बाद में मैं सुझाव भी दूंगा आपको इसके बारे में कुछ कि किन चीजों का आप ख्याल रखें। तो देखिए, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट है, व्यक्तित्व का परीक्षण है। अब अगर जॉब के नजरिए से देखा जाए तो व्यक्तित्व को 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक जॉब क्या डिमांड करती है, एक जॉब 2 तरीके के गुण डिमांड करती है। एक तो व्यक्तिगत पर्सनल ट्रेट्स आपके क्या होंगे, और दूसरे व्यवसाय जब आप उस चीज को कर रहे होंगे उस समय आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो व्यक्तिगत गुणों में वो बातें हैं जो ज्यादातर हमारे इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन के बाहर से। जब दूसरों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, अपने कोलीग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सिस्टम के साथ में हम कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। और व्यवसायिक गुणों में वो चीज आ जाएंगी जब आप डायरेक्ट क्लास में टीचिंग के लिए जा रहे होंगे, उस समय जो स्किल्स की जरूरत होगी वो व्यवसायिक गुणों में आएगी। तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें अपने व्यक्तिगत इधर और व्यवसायिक में, वो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे व्यक्तिगत गुणों की अगर बात कर लें हम, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली होती है वो है आपके वस्त्र जो आप पहन रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे पहली प्राथमिकता है। कैसे होंगे ये मैं नहीं बताऊंगा कि एकदम से ही टाई वाई सूट बूट और जूते, मतलब सिंपल होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए बस आप उन कपड़ों में, यही मान्यता है। और दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारा शरीर बोलता है ऐसा कहा जाता है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की है जब हम इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, ये बहुत मायने हैं। आप किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से बैठेंगे, किस तरीके से आपके हाथ रखे होंगे कुर्सी पर और आपके पैर किस तरीके से रखे होंगे। तो वहां पर भी कोई बहुत नियम तो नहीं है, पर हाँ स्ट्रेट पोजीशन में आपको बैठना चाहिए ऐसा कहा जाता है। पैरों को बिल्कुल एक दूसरे के पास नहीं बल्कि थोड़ा सा आगे पीछे रख सकते हैं, इसको आप कंफर्टेबल फील करेंगे। और हाथों का इस्तेमाल अगर बोलने में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रख के रखेंगे तो आप एक गुड्डे की तरह लगने लग जाएंगे उसमें। जवाब देते वक्त आप थोड़ा बहुत हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ये व्यक्तिगत गुणों में सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको साक्षात्कार में जाते वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिख देता हूं मैं यहां पर, वो है
वेशभूषा और बॉडी लैंग्वेज। दूसरी बात क्या है, वो है जीवन उत्साह। ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। मुंह लटका के तनाव में पसीना पहुंचते हुए नहीं जाना है, बल्कि मुस्कुराते हुए जाइए, खुश होकर जाइए, जैसे हैं। ईश्वर को उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। इंटरव्यू का मौका मिला कम से कम, इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद देते हुए आप जाइए इंटरव्यू देने के लिए कि चलिए मैं कम से कम साक्षात्कार में शामिल हो रहा हूँ, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आपके चेहरे से एक जीवंतता झलकनी चाहिए। और वो जीवंतता कब आएगी? जब आपके चेहरे पर तनाव नहीं होगा, जब दबाव नहीं होगा, जब आप डरेंगे नहीं, जब आप परेशान नहीं होंगे, तो जीवंतता आ जाएगी। और वो एक बहुत ऐसी चीज है जो इंटरव्यू ले रहा है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि आपके चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है। लाइवलीनेस एक होनी चाहिए आपको। ठीक है। और तीसरी बात जो मुझे समझ आती है व्यक्तिगत गुणों में, वो है स्पष्ट और समायोजी सोच। क्लियर कट विजन होना चाहिए आपके मन में चीजों के लिए। और क्लियर कट तो हो, साथ ही साथ वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बात पर अडिग हैं तो बिल्कुल अडिग ही हैं। ज्यादातर जो सोच के लिए बना लेते हैं, प्रेजुडाइसेस बना लेते हैं दिमाग में, या कि एक पक्ष को लेकर बहुत अडिग हो, ऐसा नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल हो। स्पष्ट तो है पर उसमें थोड़ी सी लोच भी होनी चाहिए, उसमें संशोधन की संभावना जरूर रखें। ठीक है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका, विज्ञान पर आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी जरूरी मैं मानता हूं आज के वक्त में। और एक शिक्षक से तो बहुत उम्मीद की जाती है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का वो होना चाहिए। एक और गुण जिसकी शायद जितनी भी एजुकेशन में रिसर्च होती है उन सब में वकालत की जाती है सबसे ज्यादा, और वो होता है हास्य या ह्यूमर, विनोद कहते हैं हिंदी में। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराहट बहुत बड़ी चीज है, ताकि सामने वाले को लगे कि बच्चा सहज है, मुस्कुरा रहा है। चेहरे पे जो जीवंतता की बात हमने कही है, उत्साह की बात कही है, वो जरूर होना चाहिए। दबाव में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे तो उससे मतलब ये है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तो हास्य और सजगता होनी चाहिए, है ना, वो चीजें तो होनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, इसके साथ ही साथ प्रेम, सहयोग, इनको भी हम लिख सकते हैं। ये एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा व्यक्तिगत गुणों में, कि जब आप जवाब दें, आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप किसी भी इंटरव्यू में, तो संक्षिप्त रहें और अनुमानों से बचें। छोटा बताएं, 1 लाइन 2 लाइनों में, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और तुक्का ना लगाएं, अगर नहीं आता तो नहीं आता, फिर वो वहां पर आपको गुणागणित लगाने की जरूरत नहीं है कि ये हो सकता है कि वो हो सकता है। या बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, ना बोलने से कुछ बोलना बेहतर है। अब कुछ बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बोलना अगर अलाउ भी कर दिया जाए तो थोड़ा तो रिलेवेंट होना चाहिए वो क्वेश्चन से जो पूछा जा रहा है। पर पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ है। पूछा अर्थ जा रहा है, बताई विशेषता जा रही है। पूछी थ्योरी जा रही है, आप कुछ और चक्कर बता रहे हैं उसका। तो ऐसे नहीं चलता है। आप सामने वाले को ये ना समझें कि ये समझ नहीं रहा है हमारी बात को। वो सब समझ रहे होते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि बच्चे का इस जवाब देने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये समझ। अब आइए इधर थोड़ा सा व्यवसायिक गुणों की बात कर लें। 3 चीजें मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूं आज के समय में। एक शिक्षक के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और पहली बात वही लिखूंगा जो परंपरागत है, नॉलेज होनी चाहिए आपको अपने विषय। अब नॉलेज को भी मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। फिर 4 तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान का मतलब विषय का ही ज्ञान नहीं केवल, बल्कि और भी कई चीजें हैं ज्ञान में जो शामिल होनी चाहिए। सबसे पहला आता है विषय वस्तु। ये तो होना ही चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्लियर कट कंसेप्ट। और उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में। बस पूछा जाए और आपने बता दिया। ठीक। दूसरी नॉलेज किस बात की होनी चाहिए? दूसरी नॉलेज होनी चाहिए पेडागोजी। आपका जो है उसे पढ़ाएंगे कैसे, आप कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड्स में इनोवेशन क्या होंगे नए, किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे गणित में अलग तरीके से पढ़ा जाता है, सोशल साइंस में अलग, लैंग्वेजेस में अलग। तो वो समझ होनी चाहिए हमें कि गणित ऐसे ही पढ़ा जाता है, इंडक्शन डिडक्शन के थ्रू। सोशल साइंस में कहानी आ सकती है, रोल प्लेइंग आ सकती है, ये सब चीजें आप ये भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट और क्या जानकारी होनी चाहिए? नेक्स्ट जानकारी जो मुझे समझ आता है वो है मुख्य धारा। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, मैंने ही बनाया है। मुख्य धारा से क्या मतलब है? मुख्य धारा से मतलब है करंट जीके, आपकी वर्तमान समय में क्या चल रहा है हमारे देश में। जैसे नई शिक्षा नीति है आई अभी, ठीक है,
और अभी जो इवैल्यूएशन में जो CGPA वाला सिस्टम कौन सा नया लगा है उसके बारे में पता होना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जो चीज़ें मतलब स्कूलों में चल रही हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मुख्य धारा की बात है। अब इसमें जो है कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, PPT बनाने की काबिलियत भी, हालांकि उसकी मैं अभी आगे जिक्र करूंगा एक अलग बिंदु पर वो भी मुख्य धारा से मतलब है कि समसामयिक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैसे चल रही है। और एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि होनी चाहिए हर एक शिक्षक में कि भविष्य में किस तरीके से चीजें मोल्ड होने वाली हैं, कैसे किस दिशा में हमें बच्चों को आगे लेकर जाना है और किस दिशा में हमारा भविष्य जाएगा, इसके प्रति सजगता और जागरूकता बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन 4 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन। नॉलेज है आपके पास पर उस नॉलेज को आप दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस नॉलेज का कोई मायने नहीं है। उस नॉलेज का मायने चंद थोड़ी है पर वो इतनी है कि आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो वो काम की है, ठीक है। अब इस कम्युनिकेशन के भी मैं 2 हिस्से मानता हूँ। कम्युनिकेशन में 2 चीजें शामिल होती हैं, वैसे तो पूरा प्रोसेस और साइकिल है उसके बारे में बात नहीं, बस 2, एक सुनना और एक बोलना। दोनों ही गुण बहुत जरूरी होते हैं शिक्षक के लिए। तो ये आप क्लास में भी इस्तेमाल करेंगे और दूसरा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आप जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कृपया करके उसको ध्यान से सुने, सही से सुने। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं उनके, हम बहुत इमोशनल प्रेशर में हैं, उस समय जब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वो कुछ पूछ रहा है हमें कुछ समझ में आ जाता है, ये बड़ी समस्या है। तो सुनना, एक तो सुनना और एक बोलना। सुनना का मतलब तब होता है जब हमने सुना और समझ लिया ठीक से, उसको पूरा सुनना कहते हैं। तो ठीक से सुनिए और उसको समझिए, फिर उसके बाद स्पष्ट और संक्षिप्त बोलिए। आप समझ, तो संप्रेषण में सुनने और बोलने अगर 2 ही को शामिल कर लिया जाए कि कैसे हम सुने और कैसे हम बोलें तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए ये पर्याप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या चीज होगी, थोड़ा और मैं आगे बढ़ा दूं इसको। नेक्स्ट और चीज शामिल हो सकती है, तीसरा जो गुण या तीसरी जो बात है वो है तकनीकी दक्षता। ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर लाइट चली गई है, अभी आएगी, ठीक है, पर हम बंद नहीं कर रहे, मैं बताऊंगा आपको। एक बात मैं महत्वपूर्ण आपको यहाँ बता देता हूं, वो ये है कि जितने भी केवी हैं पूरे देश के या जितने भी नवोदय स्कूल हैं, ज्यादातर के क्लासरूम सारे स्मार्ट बन चुके हैं। सारे क्लासेस स्मार्ट रूम हो गए हैं। वहां पर जो टीचिंग होती है अब स्मार्ट बोर्ड से होती है, जैसा ये है। और वहां पर इस बात की आशा की जाती है शिक्षकों से कि वो ज्यादा से ज्यादा जो मीडिया है, तकनीकी है, उसका इस्तेमाल करें क्लास में। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, केवी के इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो आपके पास इन तकनीकी दक्षताओं से कि PPT कैसे बनाएं, वीडियो का इस्तेमाल कैसे करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर संभव हो सके तो कम से कम एक पेन ड्राइव में एक टॉपिक से जुड़ी हुई कोई PPT आप बना के ले जा सकते हैं। अगर वहां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो और आपको मौका मिले तो आप जरूर उसको प्रस्तुत करें। इससे बात उनको समझ में आएगी कि ये जो कैंडिडेट है ये आज हमारी सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं उनके लिए एकदम सही है, इसे चीजें आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्या ज्ञान होना चाहिए सर, ठीक है। तीसरी बात हुई तकनीकी ज्ञान। चौथा ज्ञान बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों से कि भाई फलां की थ्योरी बताइए, स्किनर के बारे में बताइए, जीन पियाजे के बारे में बताइए, कोहलबर्ग के बारे में बताइए, डेवलपमेंट और ग्रोथ की थ्योरीज को बताइए। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं पहले से, तो इनको थोड़ा सा आप तैयार कर लीजिए। मोटी मोटी बातें, डेवलपमेंट और ग्रोथ से जो प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं उनकी बातों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि वो क्या क्या चीजें हैं, वो पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। साथ ही साथ इस बाल मनोविज्ञान के साथ साथ जो टीचिंग है उसके भी सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान हमें होना चाहिए कि शिक्षण क्या है, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण के स्तर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और एडगर डेल का जो कोण है उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। जो टीचिंग एड वगैरह है वो किस तरीके की, और लेसन प्लानिंग, ये बहुत, क्योंकि आप जानते हो वैसे स्कूलों में तो कभी लेसन प्लानिंग नहीं करवाई जाती है, पर केवी और नवोदय इस तरीके की इंस्टीट्यूशन है जहां पर डायरी बनाई जाती है, लेसन प्लान डायरी हमेशा रहती है।
तो वो डायरी आपको वहां जाकर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें, पहली चीज तो हमने देखी थी ज्ञान, नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज देखा था संप्रेषण, ठीक है। तीसरी चीज देखा था तकनीकी ज्ञान, ठीक। चौथी चीज देखा था बाल मनोविज्ञान, और पेडागोजी, ठीक है, इनके बारे में। अब पेडागोजी में पूरा टीचिंग से रिलेटेड है, इसमें आप मनोविज्ञान के मोटे मोटे सिद्धांत, स्किनर का है, जीन पियाजे का है, थॉर्नडाइक का है, उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सब्जेक्ट की नॉलेज तो प्राइमरी है, वो तो उसमें मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि अगर आप मैथ पढ़ाने जा रहे हैं तो मैथ के बारे में नहीं जानेंगे, वो तो जानना ही होगा, ठीक है। ये उससे अलग चीजें हैं। साथ ही साथ दो बातें और जो व्यवसायिक गुण है उनमें से वो आती है, मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है, वो है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। आप अनुशासित रहें, जहाँ कम से कम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस जगह भी ज़्यादा हो हल्ला ना मचाएं, लाइन में ही रहें। और दूसरा, कमिटमेंट होना चाहिए टीचिंग के प्रति। थोड़ी सी तो फीलिंग आए, केवल नौकरी के लिए ज्वाइन ना करें, कम से कम थोड़ी फीलिंग आती है, पढ़ने में मजा आता है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सब नौकरी के लिए भाग रहे हैं आजकल, तो कैसे भी मिल जाए। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए टीचिंग के लिए थोड़ा सा, और डिसिप्लिन होना चाहिए अपने अंदर, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो ये तो थ्योरी थी साहब, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे और आपके दिमाग में क्लियर कट व्यू बने कि हम कैसे इंटरव्यू को फेस करें, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं शामिल। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसके लिए कोई थ्योरी पीछे नहीं है, तो आप केवल इसी पर आधारित ना रहें, और भी चीज़ों को आप देखते रहें जो आपका मन करे। पर आखिरी जो गुरु मंत्र दूंगा उसको जरूर सुन लीजिएगा कि वो क्या है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं साक्षात्कार के समय, कुछ सुझाव जो मैंने सोचे हैं जो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी बातें हैं? एक बात तो यह है कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। लैंग्वेज की ज़्यादा टेंशन में मत पड़िएगा, आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हैं उस भाषा में वहाँ जवाब दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप गलत इंग्लिश ही बोलें, आप सही हिंदी बोलकर भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो लैंग्वेज सिर्फ माध्यम है विचारों को प्रकट करने का, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब बच्चों के दिमाग में एक हुआ तो यही घुस गया था कि भी तो इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो अब बेचारे जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो इंग्लिश सीख रहे हैं उल्टी सीधी, और वो किस कदर इंग्लिश बोल रहे हैं। बस उससे बढ़िया तो यही है कि आप ना बोलें, हिंदी बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो आपको खुद ही कह देंगे आपकी इंग्लिश देख करके, भैया हिंदी बोलिए, अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो भाषाई शुद्धता ध्यान रखें, आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए। दूसरा है भाषाई शुद्धता का ध्यान रखें, चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, सही बोलिए, गलत शब्द मत उच्चारण करिए, ठीक है। ग्रामेटिकली सही हो जो आप बोल रहे हैं। और एक और बात आप तैयार कर लें, आप एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एक तो स्वयं का परिचय तैयार कर लें। परिचय पहला अपना तैयार कर लीजिए किसी भी भाषा में जो बेहतर ढंग से आप बता सकें, क्योंकि ये पूछा जाता है। दूसरा, आप भाषाई शुद्धता, भाषा आप ध्यान रखें, जिस भाषा में भी बोलें ठीक से ही बोलें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अंग्रेजी के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी आप इंग्लिश की फ्लुएंसी अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। तो जैसा आप सहजता के साथ बोल पाते हैं आप वैसा ही बोलिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तीसरी बात, और एक ट्रेड है आजकल, हो सकता है आपसे पूछा जाए, वो है NEP 2020। इसके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लें, जिस लेवल के लिए जा रहे हैं उस लेवल की बातें पढ़ लें, और इसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको जरूर पढ़ें। कौन कमेटी के अध्यक्ष थे, कब ये बनी, कौन से राज्य में सबसे पहले लागू हुई, क्योंकि KVS में माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ काम, अब पूरा वो इसी के हिसाब से चीज़ें आ चुकी हैं, ये नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आ गई हैं इसमें। तो आपको इसका ड्राफ्ट डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, और इसको एक बार ठीक से पढ़ डालिए कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गया शुरू में, और वो है लेसन प्लानिंग। देखिए, अभी लेसन प्लानिंग आप लोगों ने जो सीखी होगी वो कॉमन लेसन प्लानिंग है, पर केवी और नवोदय में अब वो वाली नहीं चल रही है जो आप टीचर ट्रेनिंग स्कूलों में सीख रहे हैं, ब्लूम और मेगर और वो सब नहीं। अब वहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान बनते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए कि कॉमन लेसन प्लान और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान में क्या अंतर है। केवी और नवोदय की वेबसाइट पर आपको इस तरीके के लेसन प्लान ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो थोड़ा देख लीजिएगा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इसका मतलब क्या होता है, स्किल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, चौथा, और क्या ध्यान रखेंगे आप इसमें, और आप ध्यान रखेंगे सर बाल मनोविज्ञान की विधियां जो मैं पहले बता चुका हूं, उनको आप देख लीजिए, थोड़ा सा मनोविज्ञान के बारे में पता कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा मनोविज्ञान, ठीक है। बेसिक थ्योरीज, थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर,
इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, पियाजे, कोहलबर्ग, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, चॉम्स्की, वाइगोट्स्की, थोड़ा थोड़ा, हालांकि बहुत मुश्किल है पूछना, पर पूछ सकता है इसमें से, क्योंकि ये जरूरी चीज है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनका ओवरव्यू जरूर रखिएगा, कौन कौन से विषय आपने पढ़े, और उन विषयों से भी कहीं से भी पूछा जा सकता है कि आप ग्रेजुएशन में सब मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पसंद था, कि पॉलिटिकल साइंस, तो ठीक है पॉलिटिकल में कुछ पूछ लीजिए सर। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन के जो विषय हैं कम से कम उनके बारे में एक ओवरव्यू कर लीजिएगा, और मोटा मोटा जो उसके कंसेप्ट हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि वो क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे शिक्षण विधियां और तकनीक, कौन कौन से मेथड कौन कौन से विषय में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बात जरूर पता होनी चाहिए। मैथ पढ़ाएंगे तो किन विधियों से, सोशल साइंस के लिए कौन कौन सी विधियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेडागोजी टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ठीक है, पीपीटी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़े से सामाजिक मुद्दों पर भी आप विचार कर लीजिएगा, जैसे कुछ सवाल इस तरीके के आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि सब वर्तमान समय में शिक्षा में आप क्या समस्या देखते हैं, आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए, इस तरीके के 2-3 अनुशासनहीनता की या दूसरी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आप जरूर तैयार कर लें। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसको कहने के लिए ये मैंने पूरी भूमिका बनाई है। ये सब चीजें, ये सिद्धांत की बात है। ठीक है, आपको अच्छी लगे आप फॉलो करिएगा, आपको अच्छी ना लगे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं वो बात बता रहा हूं जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, और जो मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो क्या है। देखिए, मैंने देखा है अभी जो पिछले हफ्ते बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है वो मैंने देखी है। ठीक है, तो मेरा सुझाव क्या है कि आप भावनात्मक दबाव से बचें। बस मैं बस इतना ही कहता हूं कि आप प्रेशर में मत आइएगा इंटरव्यू को लेकर के। अगर आप प्रेशर में आ गए तो आपको कितनी भी नॉलेज है, आपको कितना भी आपने स्किल्स को पढ़ रखा है, कुछ भी कर रखा है, आपका इंप्रेशन कभी अच्छा नहीं जाएगा। तो अति उत्साही होना, भावुक होना, या डिप्रेसिव हो जाना, या इमोशन में बह जाना, ये आपको घातक हो जाएगा। तो आप कृपा करके सहजता के साथ इंटरव्यू दीजिए, बिल्कुल फ्री होकर, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप तनाव लेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आप इसको एंजॉय करिए कि आपको एक मौका मिला है एक इंटरव्यू फेस करने का, वो हम दे रहे हैं, उसको आप देंगे, और अपने आप को आप खुद जितना कंट्रोल रख पाएंगे, जितना नियंत्रण आप अपनी भावनाओं पर कर पाएंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का कि आपका इंटरव्यू उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। तो अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करें। अब आप कहेंगे साहब ये तो कहने की बात है, रखा ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे रख लें कंट्रोल, कैसे कंट्रोल रख लें हम, ये संभव ही नहीं। संभव है, बिल्कुल है, संभव है। कंट्रोल कैसे रख पाएंगे आप, बताता हूं कैसे रखें। कोई भी चीज तब तक हमें तकलीफ देती है या चिंता पैदा करती है जब तक वो हमारे साथ से गुजर नहीं जाती। आप भी देखते होंगे, आपने भी जो वाइवा इंटरव्यू अब तक दिए होंगे, जब तक नहीं होता तब तक बहुत पेट में दर्द होता है, और जब हो जाता है तो एकदम सब कुछ शांत और नॉर्मल, अब फिर तो बाँछें खिल जाती हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, सब खत्म। तो आप मानसिक रूप से अपने आप को उसके लिए तैयार करें और उसके लिए अभ्यास करें। चाहे आप शीशे के सामने खड़े होकर करें, चाहे अकेले खड़े होकर कहीं जंगल में चले जाइए, वहां खड़े होकर आप बोल कर उन चीजों का अभ्यास करिए जिस तरीके से आपके साथ वो चीजें घटित होने वाली हैं। तब क्या होगा, तब आप थोड़ा सा आप अपने इमोशन को कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। आपको पता होगा, आप पीछे जितनी प्रैक्टिस की है आपने, वो उस वास्तविक परिस्थितियों में थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाएगी, और दावा है इस बात का कि आप उतने नहीं डरेंगे जितने आप बिना प्रैक्टिस के डरेंगे। तो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करके जाइएगा बोलने की। जैसे मैंने कहा कि अपना इंट्रो तैयार कर लीजिए, तो इंट्रो को आप 2-4 बार अपने आप से बोल लीजिए, सुना दीजिए, किसी को भी खड़े होकर बोल दीजिए, उसको रिपीट कर लीजिए। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस बना लीजिए, एनईपी पर बना लीजिए, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पर बना लीजिए, और उनके जवाब तैयार करिए और फिर उनको बोलिए। और ये प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें, मन में ध्यान रखें। और मन में ज़्यादा बोल के नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत शर्म आ रही है, तो शुरुआत इमेजिनेशन से कर सकते हैं। आप मन में बोलकर तैयारी कर सकते हैं, पर ये सिर्फ शुरुआत के लिए है, ये उतना ज़्यादा कार का फंडा नहीं है।
कारगर वही होगा जब आप दूसरों के सामने इस चीज़ को करेंगे। तो 2 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, और कोशिश करिए कि कोई ऐसा जरूर हो उस ग्रुप में जिससे आप शर्माते हो, जो आपसे बड़ा हो, जिसके सामने आपको डर लगता हो। आप उससे ज़रूर बात करिए इस बारे में, उसे ज़रूर इन चीज़ों को सुनाइए जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके सामने प्रस्तुत होइए। तो निश्चित रूप से आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपका इमोशनल प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होगा, और आप जो बता सकते हैं, जो नॉलेज आपके पास है, उसको जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन तक कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यही उद्देश्य है। जादू या चमत्कार कुछ नहीं होने वाला है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है आपको। अपने घर बैठिए, सहज रहिए, खुद पर काम करिए। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा काम करने से किताबों को पढ़िए जो आपकी ग्रेजुएशन की है, सब्जेक्ट्स की है, उनको पढ़िए और खुद पर काम करिए। बहुत ज़्यादा दूसरों से सहायता की उम्मीद मत करिए कि फला कोचिंग कर लेंगे तो हमें सब कुछ सिखा देंगे। फाइनली बोलना आप ही को है इंटरव्यू में, फेस आपको करना है, कोई नहीं करेगा। तो ज़्यादा भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कूल और काम रहिए। अपनी सब्जेक्ट्स की बुक को थोड़ा सा देख लीजिए पलट कर एक बार क्या है, थोड़ा सा पेडागोजी पढ़ लीजिए और मन में ये इस बात का अभ्यास करिए, मन को मजबूत करिए कि नहीं मैं अच्छे से देकर आऊँगा, इस कोई प्रेशर की बात नहीं है। जो होगा वो मेरी किस्मत की बात होगी, जो मिलेगा वो आगे देखा जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने या डरने की बात नहीं है। जो आपका है वो आपको निश्चित रूप से मिल ही जाएगा, इसलिए अति से ज़्यादा तनाव इसके बारे में मत लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, ज़रूर आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच।